Now we are at our फर्स्ट सेशन। जैसे मैंने पहले आप लोगों से कहा कि हम इस सेशन में पहले हम थोड़ा सा इस इंस्ट्रूमेंट के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इस वाले में हम इसमें कुछ इस इंस्ट्रूमेंट्स की जो डिटेल्ड है उस पर हम जाएंगे और ऑलरेडी हम एज्यूम करेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें और किस तरह से इसमें वर्किंग होती है। अब लोगों को इसमें कितने फेसेस नज़र आ रहे हैं जी? कितने फेसेस हैं जी? 3 हैं, 2 हैं, किसी को एक भी नज़र आ रहा होगा जी? कितने हैं अंदाज़न? कितने हैं जी? 5 हैं, 8 हैं। अगर गौर से देखें तो एक है, फिर अगर एक देखें अगर किसी एनिमल पे बैठे हुए तो फिर ये 2 हैं। अच्छा, फिर अगर नीचे देख लें फिर एक और है। अच्छा, ऊपर भी कुछ हैं। कितने? लेफ़्ट राइट पे भी हैं। अगर आप इनके एयर देखें तो फिर एयर में भी कुछ है। तो अंदाज़न कितने हुए? कितने हैं जी? मैनी 8। चलें जी, ये ऑलमोस्ट जो है वो 10 के करीब इसमें फेसेस हैं। और ये डायग्राम, ये फ़ोटो लगाने का पर्पज़ ये था कि हमें ऐसे ही HPLC के भी फेसेस ऐसे ही डिफरेंट हैं कि हम इसे फार्मेसी वाले जो किसी और एंगल से देखते हैं, केमिस्ट्री वाले इसे किसी और एंगल से देखते हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज वाले इसे किसी और एंगल से यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स इंस्ट्रूमेंट एक है, फेसेस मैनी हैं और उसके ऊपर उनकी सारी की सारी वर्किंग भी ऑलमोस्ट वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, लेकिन उसका जो यूज़ है वो थोड़ा डिफरेंट है। कुछ लोग इसे एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे और कुछ लोग इसको क्वांटिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे और कुछ लोग इसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के लिए यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ जो फार्मेसी के बैकग्राउंड में अगर हम यूज़ करें तो फार्मेसी में हम लोग इसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे कंटेंट्स हैं क्या, हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। रिमेंबर, ये हमारा पहला पोर्शन रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट ही होगा जिसमें हम आपको कम्प्लीटली इंस्ट्रूमेंट से उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और देन हम उसको फिज़िकली परफॉर्म करेंगे जाके, और फिर दोबारा जब आएंगे वापस इसी हाल में तो फिर हम इसकी कैलकुलेशंस की बात करेंगे कि जो आप लोगों ने परफॉर्म किया है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, या उसको जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि उसकी रिपोर्ट्स को कैसे राइट करेंगे और उन क्रोमेटोग्राम्स का हमारे पास यूज़ क्या होगा। तो हमारी प्रेजेंटेशन में पहले हम देखेंगे कि ये दिखता कैसा है HPLC। अब में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे देखा हुआ है? ओके, दैट्स गुड, सब ने देखा हुआ है। और कितने ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसके यूज़र भी हैं, यूज़ भी किया हुआ है? यूज़ वाले भी 3 to 4 ऐसे हैं ऑलमोस्ट जो लोग यूज़र भी हैं। और इसमें हम इसमें थोड़ी कुछ इसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, इसके इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग कैसे हो रही होती है, इसमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। जिन कंपोनेंट्स में हमारे पास मोबाइल फेज़ एक अलग से हम उसको ड्रॉ करते हैं। मोबाइल फेज़ यहाँ पर अगर फार्माकोग्नोसी वाले लोग बैठे होंगे तो उनकी डेफिनेशन में मोबाइल फेज़ वो खुद से जो है वो डेवलप करते हैं किसी भी फाइटोकेमिस्ट्री के लिए, किसी भी प्लांट्स की एक्सट्रैक्शन के हवाले से अगर जब यूज़ करेंगे। और अब हम जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लोग हैं, हमारे जो मोबाइल फेज़ ऑलरेडी रिपोर्टेड जो मोबाइल फेज़ है हम उसी को रन करके, और अगर कोई उसमें कोई प्रॉब्लम है या उसमें कुछ अगर प्रॉपर अगर कोई रिटेंशन टाइम में कोई डिफरेंस है तो उन डिफरेंसेस को हम जो है वो अपने मेथड में नया उसमें ऐड करने के बाद हम उसमें यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से बात होगी, वर्किंग की बात करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे कि ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, यानी इसमें फार्मास्यूटिकल में अप्लाई है और बाकी कौन कौन सी फील्ड में किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। और उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस, देन हम इसकी कुछ लिमिटेशंस की भी बात करेंगे कि कहाँ पर आके इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और फिर इसके जो रेफरेंसेस हैं। इस तरह का दिखता है जी डिफरेंट लैब्स के अंदर। अगर देखें तो एक जस्ट लाइक अ बिल्डिंग है, और अगर हम इसे थोड़ा सा इंटरेस्ट से देखें तो इस बिल्डिंग के कुछ पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स में जो मोस्ट कॉमन या यूँ कह लें कि जो कंपलसरी पार्ट्स हैं इसके, वो 3 पार्ट्स में हम इसको एज्यूम करते हैं। एक HPLC पंप है, और दूसरा डिटेक्टर है, और तीसरा इसका कॉलम है। और इन्हीं तीनों को ही हम जो है वो मोर और लेस जो है वो डिफरेंट वेज से कुछ एसेसरीज़ के साथ
यानी अगर आपके पास कॉलम है तो कॉलम ओवन है उसको ही टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और अगर साथ आपके पास डिटेक्टर की भी आगे फर्दर टाइप्स, इस तरह से आपके पास जो सैंपल जो है इंजेक्ट करने के लिए भी मैनुअल, ऑटो सैम्पलर, फिर आगे इसकी पूरी डिटेल है। तो इस तरह से जनाब HPLC के डिफरेंट टाइप्स थी जो मैंने शो करना चाहा। मैंने कहा चलो इसमें देखते हैं। हमारे पास जो HPLC जिसमें हम वर्क करने जा रहे हैं वो, क्योंकि हर डिफरेंट कंपनीज इसको HPLC को बनाती हैं, हिटाची है, वाटर्स है, बर्किन-एल्मर है, इस तरह से और बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो हम जिस पे वर्क करेंगे वो हमारा जो HPLC सिस्टम होगा वो बर्किन-एल्मर का होगा और उस पर हम उसको जो है कंप्लीट वर्क करेंगे। इसकी डायग्राम देखते हैं जी, वर्किंग होती कैसे है, क्योंकि हमने पहले आपसे अर्ज़ किया कि इसमें हमारे पास जो मेन जो एस्पेक्ट्स हैं वो पंप है, पंप के साथ उसका जो कॉलम है, कॉलम के बाद फिर डिटेक्टर है, उस डिटेक्टर में हम उसमें जो है वो डिफरेंट टाइप पे हम काम करते हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट लें तो HPLC को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, एक है आइसोक्रेटिक और एक है ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को ग्रेडियंट इसलिए बोलते हैं कि आपके पास जो मोबाइल फेज़ है वो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे सॉफ्टवेयर बेस्ड आप उसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने मोबाइल फेज़ अगर किसी भी ड्रग की सर्च की और आपने देखा कि उसके आपकी मोबाइल फेज़ में कंपोजिशन में वाटर है, मिथानॉल है, एसीटोनाइट्रिल है, तो आपके पास अब 3 डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं, उन्हें आपने मिक्स करना है। अब मिक्स करने के लिए अगर तो आपके पास अलग अलग से ये 3 अलग से जो है वो आपके पास कंटेनर्स कह लें, वेजल्स कह लें, वहाँ से आपको कलेक्ट करेंगे और इसे कंबाइन करके उसे HPLC की फॉर्म में रन करेगा, यानी मोबाइल फेज़ की फॉर्म में रन होगा। ये सिस्टम कहलाएगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स मोबाइल फेज़ को आपने अलग से प्रिपेयर नहीं किया। देखिए 2 सिचुएशन है, हम लोग क्रोमेटोग्राफी हम लोगों ने सीख रखी है, जिसके अंदर हमें पता है कि एक हमारी स्टेशनरी फेज़ है और एक मोबाइल फेज़ है। स्टेशनरी फेज़ मोबाइल आपके पास जो है वो स्टेशनरी फेज़ पे मोबाइल फेज़ रन करते हैं और उस पर हम डिफरेंट उसकी जो है सेपरेशंस करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी आपके सामने है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहे। इसी तरह से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, उस पर आप जो है वो सेपरेशन का काम करते हैं। सेम केस में HPLC में भी आपके पास एक फ़ेज़ जो है वो आपके पास स्टेशनरी फेज़ होगी और एक मोबाइल फेज़ होगी। जो मोबाइल फेज़ है अब उसकी बेस पे आपने सिस्टम की 2 टाइप्स बना दी, आइसोक्रेटिक सिस्टम और ग्रेडियंट सिस्टम। जो आपका आइसोक्रेटिक है वहाँ पर आपने सारी ही मोबाइल फेज़ पहले प्रिपेयर कर ली। यानी अगर आपने देखा कि आपके पास जब हम जिस ड्रग पे हम काम करने जाएंगे वो मेटफॉर्मिन है और मेटफॉर्मिन की जो मोबाइल फेज़ है वो हमारे पास जो है उसमें बफर है, साथ जो है वो मेथनॉल है और साथ एसीटोनाइट्रिल है। अब इन तीनों का कम्बिनेशन है, मे बी 40%, 30% और नेक्स्ट 30%, इस तरह से तीनों का रेशो हो। अब अगर इन तीनों को आपने एक बीकर में सोल्यूशन पहले अपने बफर प्रिपेयर किया, pH 5.85 का जो भी रिक्वायर्ड है वो बनाने के बाद आपने उसी में ही मेथनॉल डाला और उसी में ही आपने एसीटोनाइट्रिल डाला और अब आपने एक मोबाइल फेज़ के एक कंपोजिशन प्रिपेयर कर ली और अब उसे आपने रन किया सिस्टम में। तो ये आपने जो सिस्टम जिस पे कवर किया ये आइसोक्रेटिक कहलाया। और ग्रेडियंट में क्या हुआ, ग्रेडियंट में आपने इनको मिक्स नहीं किया, एक कंटेनर में एक बीकर में आपने क्या ले लिया, एसीटोनाइट्रिल, दूसरे में क्या ले लिया है मेथनॉल और तीसरे में साथ ले लिया बफर। अब इन तीनों की जो ट्यूब्स हैं वो सिस्टम में, और सिस्टम इनको आपकी रेशोज़ को आप चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट के केस में आप रेशोज़ को चेंज कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी ये रेशो जो है वो शुरू में फर्स्ट 10 मिनट्स जो है वो 40, 30, 20 चले, या आफ्टर 15 मिनट्स यही रेशो 30, 60 जो है आपके पास 40 हो जाए। अब इस रेशो को आप चेंज कर सकेंगे ग्रेडियंट के केस में, जबकि आइसोक्रेटिक के केस में ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपने जो रेशो आपने ऑलरेडी सेट करके मोबाइल फेज़ की फॉर्म में रखा है वो सारे के सारा रन करेगा और उसको आप उसमें जो सैम्पल्स की जो है वो एनालिसिस करेंगे। तो रेजरवायर हैं, उनमें रेजरवायर में पंप जो है उसको ग्रेडियंट को कंट्रोलर करता है और इसमें मिक्सिंग चैम्बर है। मींस मिक्सिंग चैम्बर किस लिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि आपने ग्रेडियंट फॉर्म में आपने कहा है कि आपके पास डिफरेंट जो सॉल्वेंट्स हैं वो आपने अलग अलग रखे हुए, इनको जब कंबाइन करेंगे तो ये मिक्सिंग उस जो है वो आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोल्ड है। ये हम जब इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा कि इसकी ट्यूब्स ही अलग हैं। मींस 4 टाइप्स की जो आप डिफरेंट टाइप्स की कंपोजिशन को यूज़ कर सकेंगे, उसमें वाटर, मेथनॉल और उसके साथ जो है वो आपका बफर या फिर एसीटोनाइट्रिल या कोई और।
मिक्सिंग चैम्बर में आए, मिक्सिंग चैम्बर के बाद आपका सॉल्वेंट कंडीशनिंग कॉलम है, जो सॉल्वेंट्स को जो है उसके साथ मिक्स करेगा कंप्लीट सॉल्वेंट बनाने के बाद। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेज आती है इंजेक्टर की। अब ये जो इंजेक्टर बेसिकली इन बिटवीन है, किसके, कॉलम के और पंप के इन बिटवीन जो स्पेस है वो इंजेक्टर है। यहाँ इंजेक्टर की बेस पे भी हम HPLC को दो तरह से डिवाइड कर देते हैं। एक इंजेक्टर वो है जहाँ पर आप सिंगल इंजेक्शन अप्लाई करते हैं, और एक इंजेक्टर वो है जहाँ पर आपको मल्टीपल इंजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम दूसरा नाम देंगे कि वो ऑटो सैम्पलर है। मींस इंजेक्टर में या तो आप सिंपल एक ही इंजेक्शन 20 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर, जितना आपको वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उतना वॉल्यूम आप सिरिंज से इंजेक्ट करेंगे। ये आपका मैनुअल सिस्टम हुआ, सिंगल बेस सिस्टम हुआ। लेकिन अगर आपने इसी इंजेक्टर के आपने 96 12 प्लेट्स आपने बना ली, उसी के सैंपल बनाए, 100 माइक्रोलीटर के सैंपल बनाए, अब उन सैंपल्स पे आपने ऑटो सैम्पलर साथ अटैच किया, तो वो आपने उसको प्रोग्रामिंग में आप उसे चेक कर सकेंगे। तो इंजेक्टर लेवल पर भी हम इनको जो है वो चेंज करेंगे, और इन इंजेक्टर लेवल पे हमारे पास जो है दो टाइप्स आ गई, ऑटो सैम्पलर और मैनुअल। तो ऑटो सैम्पलर के केस में आपके पास जो है वो साथ आप उसकी प्रोग्रामिंग में सारा डेटा दे सकेंगे। नेक्स्ट है प्री कॉलम, प्री कॉलम एंड एनालिटिकल कॉलम। जी, प्री कॉलम में हम गॉड कॉलम का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं इसको। मीन्स कॉलम क्योंकि एक सेंसिटिव चीज़ है, आगे चल के मैंने इसकी डिटेल बतानी भी है कि कॉलम बेसिकली आपकी स्टेशनरी फेज है, जो हमने क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज पढ़ा था, स्टेशनरी फेज है। और ये जो मोबाइल फेज है, क्योंकि ये लिक्विड में है, ये मूव करेगा, तो ये आपका इसके स्टेशनरी फेज पे आपने मोबाइल फेज को रन करना है। और जो आपने इंजेक्टर में जो ड्रग को इंजेक्ट किया था, जिस सैंपल को इंजेक्ट किया था, उसे कॉलम ने उसको डिटेक्ट करने के बाद उसे आपने डिटेक्टर में उसको एनालिसिस करना है। अब यहाँ पर जो एनालिटिकल कॉलम है, इसकी भी आगे टाइप्स हैं। कुछ जो है वो रिवर्स बेस HPLC के लिए हैं, कुछ जो है वो नॉर्मल जो आपकी जो HPLC उसके लिए हैं, कुछ जो है वो डिफरेंट है। इसकी भी आगे चल के टाइप्स में बात करेंगे। फिर यही सैंपल आपका मूव करता हुआ डिटेक्टर में जाएगा। अब डिटेक्टर इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा कि ये क्या चीज़ आपने इंजेक्ट किया है, और इस डिटेक्टर के आगे क्या बनेगी जी, कर्व आपका जो है स्पेक्ट्रम बनेगा, जो उस स्पेक्ट्रम को आप रिकॉर्ड करेंगे, और उस स्पेक्ट्रम से फिर कैसे एनालिसिस करना है वो हमारी प्रेजेंटेशन का परफॉर्मेंस के बाद का पार्ट है। तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा जो है वो ओवरव्यू देता हूँ, जो खासकर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्रेश यूज़र हैं इसके, कि हमारे इसमें कंपोनेंट्स में हम 3 चीज़ों को हम मेजर लेके जा रहे हैं। एक है पंप, जिसके बेस पे हमने कहा कि या पंप कह लें या मोबाइल फेस कह लें। अब मोबाइल फेस की कंपोजिशन पे हमने इसकी 2 टाइप्स बना दी, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हमने उसको बोला जिसमें हमने सबको मिक्स करना है, यानी ग्रेडियंट में आपको मिक्सिंग चैम्बर रिक्वायर्ड है। अगर आप आइसोक्रेटिक होते तो ऑलरेडी आप तो ये काम आप पहले ही मिक्सिंग करके आए हुए हैं। उसके बाद आपके पास सॉल्वेंट का जो आपका इंजेक्टर है, इंजेक्टर के बाद आपके पास कॉलम है। अब कॉलम से आप कंसंट्रेशन को, ड्रग्स को, अननोन सैंपल्स को, अब हम यहाँ पे आप ये जो कॉलम वाली स्पेसिफिकेशन में या इंजेक्टर के लेवल पे हम सारे ही डिफरेंट हो जाते हैं। फार्माकोग्नोसी वाले जो हैं वो अपने प्लांट के एक्सट्रैक्ट का यहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे, ये एनालिसिस करने के लिए कि कितने उनके पास जो है पीक्स आती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। केमिस्ट जो हैं वो उसमें अपने जो उन्होंने मॉडिफिकेशन किया होगा किसी मॉलिक्यूल को, वो मॉडिफाइड मॉलिक्यूल के लिए जाएंगे। हम फार्मासिस्ट लोग जो हैं, हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम जो हमारे पास API है, ड्रग है या एक्सीपिएंट है, उसको एनालिसिस करने के लिए, उसको फाइनल उसको कंपोजिशन को चेक करने के लिए हम उसे जो है वो API को इंजेक्ट कर रहे होंगे। तो इंजेक्टर लेवल पे हम लोग डिफरेंट हो जाएंगे सारी साइंसेस से, वरना ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट हमारा बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को पहली जो पिक्चर दिखाई है वैसी ही है, लेकिन उसके अंदर हमारी पास उसके आगे फिर आगे से ब्रांचेज हैं। फिर हम कहाँ जाके डिफ्रेंशिएट हो रहे होंगे, जब हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे होंगे, क्योंकि हर साइंसेस जो है उसके रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन उनकी अपनी डिफरेंट है। केमिस्ट ने जो है देखना है कि उसको कौन कौन से जो है उसके अंदर केमिकल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से नए मिले हैं। हमने ये देखना है कि हमारा एस्से लगाने से API की कंसंट्रेशन कितनी मिली है। फार्माकोग्नोसिस ने देखना है या प्लांट वालों ने देखना है कि उसमें कितने जो है वो एक्टिव कंपाउंड से। तो ये सारा एंड पे जाके डिटेक्टर और रिकॉर्डर में जाके फिर आके चेंज आता है, वरना ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट और उसकी वर्किंग और उसकी ओपनिंग और उसकी क्लीनिंग और उसकी वॉशिंग और हर चीज़ सारी की सारी, अगर आप जाके किसी भी और डिसिप्लिन में जाएं, अगर वो कहे कि जनाब हमारे पास HPLC है, तो इट मीन्स कि हम ये जो काम आज हम सीखने जा रहे हैं, हम उनके डिसिप्लिन में जाके भी ये काम कर सकते हैं। हाँ, अल्टीमेटली जो उनके जो रिजल्ट्स पे बिल्कुल डिस्कशन है
क्योंकि हमें उनसे ये सीखना ज़रूरी है कि वो उनमें से क्या रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं, वो हमारे आगे उसकी डिटेल में आएगा। HPLC जो कंपोनेंट्स हैं जी, उसमें सेपरेशन कॉलम बिटवीन स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये थोड़ा सा मैंने एक और वे से इसके डायग्राम को साथ शोर करने की कोशिश की। यानी ये बहुत सिंपलेस्ट डायग्राम, जिसमें हम ये कहें कि पंप है, डिटेक्टर है, दरमियान में कॉलम है, और फिर डिटेक्टर से आपका सिस्टम अटैच है। तो अब जो आपके पास जो सॉल्वेंट्स हैं, ये बेसिकली अब आपका मोबाइल फेज वर्ड यूज़ होगा। यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स बहुत कॉमन बोलेंगे और बार बार बोलेंगे। एक है मोबाइल फेज, इसमें हम सब क्लियर होना चाहिए। मोबाइल फेज मीन्स लिक्विड सॉल्वेंट फ्रॉम विच वी वांट टू सेपरेट द ड्रग फ्रॉम विच बाय द यूजिंग ऑफ दिस सॉल्वेंट सेपरेशंस एनालिसिस का काम जो है वो हम उसको यूज़ करेंगे तो मोबाइल फेज। और दूसरा हम यूज़ करेंगे यहाँ पर जब हम डिटेक्शन पे चले जाएंगे तो पीक के हवाले से रिटेंशन टाइम, रन टाइम, वो सारी कंडीशन जो है वो सारी बार बार इसमें जिक्र आएगा। तो पंप का जो बेसिक वर्क हुआ वो ये है कि ना सिर्फ उसे एक प्रॉपर फ्लो प्रोवाइड करना है और साथ उसके कॉलम के बाद फिर डिटेक्टर। अ स्टेशनरी फेज इज ए ग्रेनुलर मटेरियल, द मोबाइल फेज ऑन द अदर हैंड इज अ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट्स वेल्व्स विद अ कनेक्टेड सैंपल्स लूप। तो उसमें यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें बिल्कुल अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बीइंग गुड साइंटिस्ट जो है हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स की जो कंप्लीट वैलिडेशन है और इवन इसको ओपन करके अगर इसके जो ट्रबल शूटिंग है वो हमारे लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अपने बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि ट्रबल शूटिंग को रिमूव करना किसी वर्कर का काम है। अगर आपने वर्कर पे डालेंगे तो वो आपको वो जो रिक्वायर्ड आपके रिजल्ट्स हैं वो कभी भी नहीं मिल पाएंगे। आपको खुद से इसकी ट्रबल शूटिंग सीखनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये शुरू में आपको ऐसा फील होगा कि ये शायद इतना एक लेंथी वर्क है, क्योंकि इसे वर्क करने में आपको टाइम कैरिंग प्रोसेस है। इसमें जो आपके पास जो है वो इन्वॉल्वमेंट है कि आप मोबाइल फेज का प्रिपेयर करना, सैम्पल्स का प्रिपेयर होना, डायल्यूशंस बनाना, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स की इंटरप्रेट करना। ये ऑलमोस्ट मेरा अपना मानना ये है कि फुल डे जो है आपका एक दिन पूरा लगता है इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप इसकी ट्रबल शूटिंग नहीं जानते हैं तो ये आपको कई जगहों पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर सील्स हैं, वो सील जो है वो आपकी कुछ टाइम के बाद खुद से जो है वो रिप्लेस करना ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ जो रूटीन में जो प्रैक्टिस यही है कि अगर एक एनालिस्ट ने आके एनालिसिस लगाया है तो उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट बंद, और वो बंद होने के बाद वो दोबारा उसको कई महीनों के बाद इवन कई वीक्स के बाद उसको दोबारा ऑपरेट होना है। तो अब हमने उनकी जो सील्स हैं उनको हमने ब्लॉक कर दिया है। अब वो सील्स ब्लॉक होने के लिए फिर हमें उसकी जो रिप्लेसमेंट, और इसके साथ मैंने आखिर में एक वर्ड लिखा है कि इसके अंदर वेल्व्स होते हैं। ये वेल्व्स बड़े इंटरेस्टिंग इस लिहाज से हैं कि वेल्व्स के केस में ये सॉल्वेंट्स को एक फ्लो में तो जाने देते हैं लेकिन बैक फ्लो नहीं आने देते। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा कि कॉलम में ऑलरेडी आपने वो कॉलम यूज़ किया, ये वाला जो कॉलम सेंटर में जिसने डिटेक्ट करना है, अगर ये आपने वो कॉलम यूज़ किया जिसमें ऑलरेडी पहले से भी जो क्लॉक कोई ना कोई उसमें कोई प्रॉब्लम था, या ऑलरेडी उसमें किसी ड्रग पे एनालिसिस किया गया, या ऑलरेडी किसी प्लांट पे एनालिसिस किया गया और उसके कुछ कंपोनेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब आपने जैसे ही इसमें मोबाइल फेज को रन किया, अब मोबाइल फेज जो है वो बैक फ्लो कर सकती है क्योंकि आगे कॉलम में उसके आगे मूवमेंट में उसकी रुकावट है। तो बैक फ्लो होने को रोकने के लिए इसके अंदर वेल्व्स लगाए गए हैं। तो वेल्व्स प्रेजेंट हैं, सील्स प्रेजेंट हैं, और इंतहाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इसलिए कि अगर कोई एयर का पार्टिकल भी आ जाए इसके अंदर आपकी मोबाइल फेज की मूवमेंट के अंदर तो तब भी इसकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हमने इसमें जो एनालिसिस करना है वो इवन माइक्रोग्राम पर एमएल में, इवन माइक्रोग्राम में, इवन नैनोग्राम तक हमने इसमें एनालिसिस करना है। तो जब हमें माइक्रो और नैनोग्राम के एनालिसिस की हम बात करेंगे तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको और उसकी जो कंप्लीट मेंटेनेंस है और उसकी ट्रबल शूटिंग है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होगा। HPLC में वर्किंग प्रोसीजर है क्या? पंप है, देन इंजेक्टर है, देन कॉलम है, फिर डिटेक्टर है, रिकॉर्डर है, डी गैसर है और कॉलम हेडर है। यहाँ देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहले बात मैं पंप की कर चुका, इंजेक्टर की बात कर ली, ऑटो सैंपलर भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है। इंजेक्टर की आगे लूप की हम आगे चल के बात करेंगे कि आप चाहे इसके अंदर 5 ml इंजेक्ट कर दें, लेकिन सिस्टम में जाने के लिए इसके आगे इंजेक्टर के आगे एक लूप एडजस्ट किया जाता है और वो लूप जो है उसका एक वॉल्यूम है 20 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर से 10 माइक्रोलीटर। तो उतना ही सैंपल उसमें इंजेक्ट होगा, बाकी सैंपल उसमें डिस्कार्ड हो जाएगा।
तो इसलिए आपको इसमें क्लियरफुल जो अपना रखेंगे अपने उसमें अपने मेथड को ज़रूर इसको स्टडी ज़रूर करेंगे कि हमारी मोबाइल फेज़ में या हमारे पास हम कितने मिनिमम कंसंट्रेशन जो है या कितना मिनिमम वैल्यूम इसके अंदर हम इसको इंजेक्ट करें। डिटेक्टर के बाद हमारे पास रिकॉर्डर है जी। रिकॉर्डर का काम बेसिकली स्पेक्ट्रम को शो करना है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड है। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो क्रोमेरा है और क्रोमेरा में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें रिपोर्ट को जनरेट करना, नया मेथड डेवलप करना, ऑलरेडी मेथड में वर्क करना, इस तरह से जो नया आपके पास जो कोई अगर एक ड्रग का है उसकी पूरी को सीक्वेंसिंग करना, ये सारा प्रोसेस जो है वो आप डिटेक्टर में या रिकॉर्डर में जाके कर सकेंगे। डी गैसर, जी हाँ, डी गैसर पहले शुरू में ही होता था जब आइसोक्रेटिक ज़्यादा यूज़ होती थी HPLCs, तो उसमें आपको डी गैस अलग से करना है। डी गैस मीन्स, अच्छा देखें, सैंपल प्रिपेयर करने के बाद हमें किन स्टेजेस पे जाना होता है। आपने मोबाइल फेस प्रिपेयर करनी है, सबसे पहले आपको वाटर जो है उसको डिस्टिल्ड करना है। डिस्टिल्ड करने के बाद वाटर को आपने फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद फिर आपने उसको उसमें जो बफ़र बनाया है उस बफ़र को सोनिकेट करना है। सोनिकेट करने के बाद फिर आप उसे जो है वो अपने सिस्टम पर लाएंगे, तब जाके उसको इंजेक्ट करना है। देखिए मैंने 3 बड़े प्रोसेस बोले हैं, डिस्टिल्ड, फिल्टर्ड और सोनिकेशन। ये 3 काम हम कर क्यों रहे हैं? डिस्टिलेशन, ताकि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल है, एक्स्ट्रा पार्टिकल है, विदाउट वाटर है, समथिंग एल्स है, अब उसको आप रिमूव कर दें। उसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी आपकी 0.45 माइक्रोन की है। यहाँ पर भी हम बहुत क्लियर रहेंगे। फ़िल्टर पेपर भी 2 तरह के यूज़ होंगे। एक आपके पास वो फ़िल्टर पेपर हैं जो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को फ़िल्टर करते हैं और एक्वा सॉल्वेंट्स को यानी वाटर्स को या वाटर कंटेनिंग बफर्स को फ़िल्टर नहीं करेंगे। उनमें जो है वो दूसरे वाले जो उसके पैरेलल हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को, मेथनॉल, एथनॉल के लिए होगा। तो फिल्ट्रेशन असेंबली, उस पर आपको किस तरह से फ़िल्टर करना, ये इसकी वर्किंग आनी चाहिए। इसमें आप फिल्ट्रेशन असेंबली में आपको पता होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन असेंबली के साथ ये फिल्ट्रेशन बेसिकली हम कर रहे होते हैं वैक्यूम फिल्ट्रेशन। आप लोग कितनी किस्म की फिल्ट्रेशन जानते हैं जी? एक तो सिंपल फिल्ट्रेशन है, दूसरा वैक्यूम फिल्ट्रेशन है, और पेपर कह लें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, और इस तरह से जो है आपके पास जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये वैक्यूम फिल्ट्रेशन है, और वैक्यूम फिल्ट्रेशन के लिए आपके पास वैक्यूम पंप और आप 2 डिफरेंट फिल्टर पेपर यूज़ कर पाएंगे। एक आपका जो है वो ऑर्गेनिक फेज़ के लिए अलग है और एक्वस के लिए अलग है। जब हम इससे मैं लैब में डिमॉन्स्ट्रेशन में जाएंगे तो वहाँ मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा कि ऑर्गेनिक के लिए और एक्वस के लिए फिर हमें किस तरह से। तो मैंने ये बताया कि जनाब हमें मोबाइल फेज़ प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 3 बड़े कंपोनेंट्स रहे। एक मोबाइल फेज़ को डिस्टिल्ड करना या वाटर को डिस्टिल्ड करना, देन फिल्टर्ड करना और फिर सोनिकेट करना। बेसिकली सोनिकेट करना या डी गैस करना ये एक ही काम है। अब जो ग्रेडियंट सिस्टम आए हैं उनके अंदर ऑलरेडी डी गैसर इनबिल्ट हैं, उन्होंने उसके साथ इसको बिल्ड किया है। लेकिन हमें इससे पहले हम सोनिकेट करते थे, बेसिकली हम उसको डी गैस करते थे। अब डी गैस मीन्स एयर बबल्स को रिमूव करना और ऑक्सीजन को उसमें से रिमूव करना और नाइट्रोजन को इन कर लेना, ताकि जो उसकी जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसको हम मिनिमम कर सकें। तो डी गैस करना, डी गैस करने के बाद फिर उसे जो है वो उसे सिस्टम पे लेके आना, ये हमारा पार्ट रहता है डी गैसर में। देन है कॉलम हेडर। कॉलम हेडर में डेफिनेटली कॉलम की आगे स्पेसिफिकेशन में आगे चल के आप बात कर लेंगे जी। जनाब पंप कैसे कंट्रोल करता है, पंप का वर्क क्या है, कैसे वर्किंग में है, हमने इसका बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया। हमारे जब यहाँ पे आप HPLC पे हम वर्क करने गए तो पंप ने हमें इंतहाई बेहतरीन तरीके से तंग किया और हमने भी खुश होकर इसकी तंगी को महसूस किया। और एंड ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस पोजीशन में हैं कि आज हम लोगों को उसी इंस्ट्रूमेंट पे जिसका पंप जो है बिल्कुल डेड हो गया था उसको वर्किंग में ला के उसके बाद उस पर आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम आ क्या सकते हैं, क्या ये कहाँ जाके क्या करता है? ये करता है जनाब, ये इसके लिए फ्लो रेट, मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेशर, पर्च वैल्यूज़ और मोबाइल फेज़ मिक्सचर्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अब पंप की एफिशिएंसी को डिस्टर्ब करते हैं। फ्लो रेट अगर आप ज़्यादा रखेंगे, अच्छा रिमेंबर पंप का जो प्रेशर है वो प्रेशर आपका ऑलरेडी आपके सिस्टम में शो हो रहा होता है। आप PSI में पंप को प्रेशर को मेजर करते हैं या राइट करते हैं
5000 PSI पे जाके, बाद सिस्टम में 6000 PSI पे जाके ऑटोमेटिकली उसकी बीप्स आती हैं और वो सिस्टम जो है शट डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर इस पंप को जो रोटेट करने के लिए या इसमें प्रॉब्लम देखने के लिए जो मेन प्रॉब्लम जो हो सकता है वो या तो ये कि फ्लो रेट आपने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। फ्लो रेट मीन्स जी एनीवन, मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेज, फ्लो कितनी मोबाइल फेज किस तरह से मूव कर रहा है, कितने ml पर मिनट मूव कर रहा है। अब हमें मेथड वैलिडेट करने के लिए बाज़ केसेस में मोबाइल फेज 1 ml पर मिनट, बाज़ में 0.51 ml पर मिनट, बाज़ में 1.5 ml पर मिनट, ये उनकी लिमिट्स में, फार्माकोपिया लिमिट्स में हमें ऑलरेडी नोन होता है हमारे केसेस में। लेकिन जो अननोन सैंपल पे वर्क करते हैं, क्वांटिफिकेशन पे वर्क करते हैं, वो लोग उसका मोबाइल फेज को डिफरेंट रखने के बाद सैंपल उसके जो मेथड वैलिडेशन में जाते हैं। ये जब हम आपको मेथड वैलिडेशन की तरफ मैं लेके जाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि हमें इसमें मोबाइल फेज भी डिफरेंट रखनी है, मोबाइल फेज का फ्लो रेट भी डिफरेंट रखना होता है, सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि ये हमारे पास जो सिस्टम है, ये जो मेथड हम डेवलप कर रहे हैं ये ऑलरेडी वैलिडेटेड है। मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर, यहाँ पर हमें इस कॉलम का देखना ज़रूरी है कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना प्रेशर जो इसका ऑब्टेन कर रहा है। रिमेंबर वाटर का और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का प्रेशर ऑलमोस्ट डबल है, यानी अगर आप देख रहे हैं कि 200 PSI वाटर का प्रेशर आया है तो आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रहिए, और अगर कॉलम बिल्कुल फ्रेश है तो उसमें 100 PSI तक आपका जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का आएगा, मेथनॉल का, एसीटोनाइट्रल का या कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर आप रन करते हैं तो इट मीन्स कि दोनों के प्रेशर में प्रेशर क्रिएट मीन्स दोनों का मूवमेंट, मोबाइल फेज की मूवमेंट फ्रॉम द कॉलम, और कॉलम पे जो प्रेशर आएगा उसको आप PSI की फॉर्म में। पर्ज वेल्व्स, पर्जिंग, जी हाँ, कौन कौन जानता है जी पर्जिंग है क्या? पर्जिंग नाम सुना हुआ है, पर्जिंग। ओके जी, पर्जिंग ये है कि अगर थोड़ा सा इसकी बैक साइड पे जाएं, यहाँ इधर, यहाँ पर हमने अगर हम सारा से गौर कर लें तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टार्ट होती है जिसने हमें डिटेक्ट करके देना है वो कॉलम है। ऐसा है जी, कॉलम को ड्रग कौन पहुंचा रहा है? इंजेक्टर पहुंचा रहा है। अब इंजेक्ट जिससे आपने इंजेक्ट किया है, इंजेक्टर से कॉलम और कॉलम से डिटेक्टर, ठीक है। अगर हम इस सिस्टम में इन्होंने हर जगह पर बिल्कुल चेक्स लगाए हुए हैं, से अगर पंप प्रॉब्लम करता है तो पंप वाला इशू को ही सिर्फ देखा जाए। अच्छा रिमेंबर, जब हम वॉशिंग करते हैं तो सिर्फ पंप को ऑन करते हैं, डिटेक्टर को ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि डिटेक्टर मीन्स जी देयर इज़ अ लैंप जो इसको डिटेक्ट कर रहा है। कौन सा लैंप? यूवी लैंप है, और आप लोग जानते हैं कि यूवी लैंप की एक लाइफ है। तो हमें डिटेक्टर सिर्फ उसी वक्त ऑन करना है जब हमने सैंपल को रन करना है, वरना सिंपल मोबाइल फेज को रन करने के लिए आपके पास सिंपल पंप का चलना ही काफ़ी है। मींस पंप ही इस पूरे सिस्टम में मोबाइल फेज को रोटेट कराता रहेगा और ये सिस्टम वॉश होता रहेगा। क्लियर? अच्छा, अब हमने बात शुरू की थी कि ये पर्जिंग क्या वाला है। पर्जिंग में हमने ये देखना है कि हम किसी भी सिस्टम पे हम इंजेक्शन से पहले, सैंपल इंजेक्ट करने से पहले भी सिस्टम को रोक सकते हैं। यानी मोबाइल फेज यहाँ से अगर इन हुई है, पंप में आई है, पंप से मैंने उसे मिक्स किया है, और अभी इंजेक्टर से पास होने से पहले ही हम इसमें हमने वेल्व्स लगाए हुए हैं। वेल्व्स कह लें, ये ओपन हैं, वहाँ चल के हम देखेंगे भी। इसको आप ओपन करेंगे तो ये मोबाइल फेज आपकी डिटेक्टर में जाने की बजाय सिर्फ वहीं से ही निकलना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इस मोबाइल फेज में हो सकता है कोई एयर बबल हो, इसमें मोबाइल फेज में हो सकता है कि किसी किस्म का पंप का कोई प्रॉब्लम हो, आप उसे स्टार्ट में ही आप उसे जो है वो यहाँ से सैंपल को रिमूव, उसको मोबाइल फेज को रिमूव कर देंगे। अभी आपने सैंपल को इंजेक्ट नहीं किया तो मोबाइल फेज का डिटेक्टर में ना जाना और उससे पहले आपका उसे मोबाइल फेज को सिंपल पंप की वॉशिंग के लिए यूज़ कर लेना, ये पर्जिंग कहलाता है। पर्जिंग, तो पर्जिंग मीन्स हमने लाइंस को क्लियर कर रहे हैं। बेसिकली जिन लाइंस में या जिन ट्यूब्स में सॉल्वेंट मूव कर रहा है, उस सॉल्वेंट की जो ट्यूब्स हैं उसे हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो पर्जिंग अमूमन हमें उन केस में करना पड़ती है जब हमने देखा कि हमने जो रेजरवायर में जो सैंपल रखे हुए थे, जो मोबाइल फेज रखी हुई थी, उस मोबाइल फेज में एयर बबल आ गई है। अब एयर बबल हमें नज़र आ रही है, अब उसको निकालें कैसे? उसे निकालने के लिए आपके पास ये कि आप इस सिस्टम को इंजेक्टर से पहले ही ओपन कर देंगे और इसे पर्जिंग पे ले जाएंगे। पर्जिंग में क्या होगा? मोबाइल फेज इसमें से मूव होकर सिंपल अगले सिस्टम में नहीं जाएगी, सिर्फ इसी सिस्टम में ही रिमूव होती रहेगी। तो ये
पर्जिंग, जी किसी को पर्जिंग समझ में ना आया, पर्जिंग वेल्व्स। ओके, नेक्स्ट है जी इसका मोबाइल फेज मिक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट। मोबाइल फेज मिक्सचर पंप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। रिमेंबर, जितने आप सॉल्ट यूज़ करेंगे, अगर आप लोग बफर यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फेज के अंदर, तो बफर यूज़ करने के बाद बिल्कुल क्लियर रहिए कि वहाँ पर ट्यूब्स में का जो ट्यूब्स के ब्लॉक होने के चांसेस मैक्सिमम हैं अगर आपने वॉश ना किया। अभी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं हम लोग। हमने प्रीवियस में हमने एक इसी जो है वो मेटफॉर्मिन पे सैंपल को रन किया, और रन करने के बाद हमने इसकी वॉशिंग पे करते रहे वॉशिंग, लेकिन वॉशिंग करने में हमने एक चीज़ की थोड़ी सी मिस्टेक की। जो हमने बफर बनाया था वो हमने बनाया था वाटर में। किस में? डेफिनेटली वाटर में बनाया जाता है बफर, ऐसे ही। लेकिन जब हमने इसकी वॉशिंग की तो हमने इसकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉशिंग कर दी, और हमने बिल्कुल हम सेटिस्फाई रहे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से इसकी वॉशिंग हो रही है। रिजल्ट ये निकला कि जो साल्ट सिर्फ वाटर में सॉल्युबल थे वो तो उससे रिमूव नहीं हुए, वो उस ट्यूब्स के अंदर ही अकोमुलेट होते रहे। अब हमने जब उसको रन करें तो बाकी ट्यूब्स उसकी ओके हों, मेथनॉल बिल्कुल सही पास हो रहा है, एसीटोनाइट्रल बिल्कुल सही पास हो रहा है, या जो कोई और भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लेकिन जैसे ही वाटर पास करने लगे तो वाटर का प्रेशर बिल्कुल जो है वो उसका जो फ्लो है बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, इवन ड्रॉप्स की फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ हमने अंडरस्टैंड किया कि इससे पहले हमने क्या रन किया था। डेफिनेटली हमने वहाँ पर उसमें ऐसी मोबाइल फेज यूज़ की जिसके अंदर सॉल्ट से, वो सॉल्ट हमने बेशक उसके लिए वॉशिंग की, लेकिन वॉशिंग हमने रॉन्ग सॉल्वेंट से कर दी। रिजल्ट ये निकला कि उसमें वो सॉल्वेंट्स में वो जो सैल्यूट जो सॉल्युबल था वो नहीं निकल पाया, और एंड ये निकला कि हमें उसको दोबारा से फिर उसकी ओवरहॉलिंग करनी पड़ी। उस पर भी हमने काफ़ी दिन जो है वो एक पूरा दिन हमें लगा उस सारे को, पंप को ओपन करना, फिर उसकी ट्रबल शूटिंग देखना कि कहाँ मामला फंसा है, डी गैस किया उसके कुछ लूप्स को, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो ये सारा काम जो है ये पंप जो है वो पे बेस कर रहा होता है। पंप उसको प्रेशर में सैंपल ले रहा होता है और उसके बाद उसमें आगे सर्कुलेट कर रहा होता है। पंप की शेप कुछ ऐसी है जी, देख लें जी, शेप ये है। ये बिल्कुल वैसा ही पंप है जो हमारे घरों में भी लगा हुआ है, लेकिन वो थोड़े बड़े लगे हुए हैं, ये सर थोड़े छोटे साइज़ का है। और इसका काम, इसमें भी पिस्टन है, इसमें भी इसका सील है, हेड है, और ये सारी चीज़ें। डेफिनेटली ये आपके नाम याद करना पर्पज़ नहीं, यहाँ पे आपको डेफिनेटली इसकी इतना ज़रूर पता हो कि इसकी ट्रबल शूटिंग क्या है। अगर ये प्रॉब्लम आया है तो मैंने वर्कर को, या मैंने जो हमारे पास जो टेक्निकल स्टाफ है उसको मैंने कहना क्या है कि प्रॉब्लम आया कहाँ पे है। पंप की केयर कैसे करें जी? केयर करने के लिए फ्लश करें विद वाटर आफ्टर रनिंग का बफर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर कौन सा होगा जी? टैप वाटर? इज इट डिस्टिल्ड? यस, फिल्टर्ड, डिस्टिल्ड, फिल्टर्ड, सोनिकेटेड। फिर इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, डिस्टिल्ड, फिल्टर्ड, सोनिकेटेड, देन आएंगे उस पर। और बल्कि मेरा अपना मानना ये है, पर्सनल मैं उसको शेयर करूं, कि साथ अगर थोड़ा सा वो हीटेड भी हो तो तब ज़्यादा और अच्छा इफेक्टिव है। डिस्टिल्ड, फिल्टर्ड, सोनिकेटेड, और सोनिकेशन के दौरान उसको थोड़ा टेम्परेचर भी दे दें, 30, 35 इतना टेम्परेचर हो ताकि उसमें से कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर वाला इफेक्ट भी उसमें हमेशा शामिल हो जाए। जनाब, देयर आर द स्पेशल प्रोसीजर व्हेन यूजिंग द रिवर्स फेज कॉलम्स, रिप्लेस सील्स इन अ टाइमली मैनर। मैंने आपसे जिक्र किया था कि पंप में दो बड़े काम हो रहे हैं। एक तो वेल्व्स लगे हुए हैं, जो वेल्व्स क्या कर रहे हैं, बैक फ्लो में नहीं आने देते, वरना होगा क्या, मोबाइल फेज साहब आए, कॉलम में जाना था लेकिन कॉलम ने आगे कहा भाई नहीं पास हो सकते, अब मोबाइल फेज वापस होना शुरू हो गए। तो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए वेल्व्स हैं, और उससे पहले सील्स हैं। तो सील्स को टाइमली चेंज होना ज़रूरी है, यही वैलिडेशन है, या यही आपकी जो है वो सिस्टम की ओवरहॉलिंग है। मेंटेन द चेक वेल्व्स, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चेक वेल्व्स को आपको मेंटेन करना है, पता होना चाहिए कहाँ लगे हुए हैं। रिमेंबर, आप लोग कर सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो हम टाइम इतना, क्योंकि हमारा बहुत लिमिटेड रखा है हमने, वरना हम इसको खोल के भी आपको दिखाते हैं कि ये चेक वाल्व्स हैं और इसको यूँ करना है और यूँ करना है, ठीक है। अच्छा जी, डोंट अलाउ द सॉलिड्स इन द मोबाइल फेज। कभी भी ये ना करें कि मोबाइल फेज में पार्टिकल नज़र आ रहे हैं और चलने दो, तो एंड क्या निकलेगा, वो ब्लॉक करेगा, किसी भी एक ट्यूब को ब्लॉक करेगा, फ्लो रेट जो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, सैंपल तो दूर की बात, वो सिस्टम आपके लिए और आपके बाद में यूज़ करने वालों के काबिल नहीं रहेगा। तो इसलिए इसमें हमें बहुत केयर रिक्वायर्ड है। हमने कहा था कि नेक्स्ट इसका पार्ट है इंजेक्टर।
जहाँ पे हमने इसको दो तरह से डिवाइड कर दिया था। एक हमने कहा था एक वो इंजेक्टर है जो कि ऑटो सैम्पलर के लिए है, और एक वो है जो कि सिंगल इंजेक्शन के लिए है। तो यहाँ पर ये इंजेक्टर है, इंजेक्टर में आपके पास कुछ लूप्स हैं, इन लूप्स में आपके पास उसमें क्लियरली उसमें पोर्स हैं कि ये कॉलम में जाएगा, बिल्कुल ऐसे उसमें साइंटिफिकली उन्होंने इतने इसके पैसेज बनाए हुए हैं कि ये डायरेक्ट इसमें से जो है वो ये पंप की तरफ से है। ये वेंट मींस जो मैंने आपसे पहले कहा कि सैंपल के वैल्यू आपके पास जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 20 माइक्रोलीटर है, 100 माइक्रोलीटर है, और अगर आपने 1 ml इंजेक्ट कर दिया तो अब आपका सिर्फ 20 ml इसमें रिटेन करेगा और बाकी जो है उसमें से वेंट में से पास हो जाएगा। ऐसे ही कॉलम की तरफ उसमें से कुछ मूव करेगा। डिटेक्टर की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि हम सेगमेंट्स में चल रहे हैं। मोबाइल फेज, फिर हमने पंप, इंजेक्टर, डिटेक्टर, रिकॉर्डर और उसके बाद उसके रिजल्ट्स। डिटेक्टर में सेपरेशन ऑफ एनालिसिस इज परफॉर्म्ड इनसाइड द कॉलम वेयर एज द डिटेक्टर इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द ऑब्टेन्ड सेपरेशन और कंपोजिशन ऑफ द इल्यूएंट इज कंसिस्ट व्हेन नो एनालेट इज प्रेजेंट while the presence of analytes changes the composition of the eluent, and this difference is monitored as from the electronic signals. There are different types of the detectors available. ये definitely उनका हमारा इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कि उसमें किस तरह से जो है वो यूवी लैंप किस तरह से वर्क कर रहा है और फिर किस तरह से उसमें जो है हमें डिटेक्ट करते हैं। कॉलम्स हमारे पास जो अमूमन हम लोग जो यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि कॉलम की नेचर क्या है। ऑलरेडी किस किस्म का कॉलम हम यूज़ करेंगे, इसके लिए हमें बीइंग फार्मासिस्ट हमें सबसे पहले जिस ड्रग का हम HPLC लगाने जा रहे हैं हमें उसका लिटरेचर सर्च करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे पास सोर्सेज हैं, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल पब्लिश देखे जाएँ, फार्माकोपियाज देखे जाएँ, या फिर उसके साथ साथ जो आपके पास अगर किसी बुक्स में वो मेथड अगर पब्लिश है तो उन मेथड्स को देखा जाए। तो जितने भी मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं उनका आप एक इनलिस्ट करें, कॉलम्स की स्पेसिफिकेशंस को इनलिस्ट करें और फिर ये देखें कि आप कौन से कॉलम पे आप वर्क करने जा रहे हैं। कॉलम की स्पेसिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोबाइल फेज़ कॉलम की बेस पे चूज़ की जाती है, यानी आप नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी करने जा रहे हैं या आप रिवर्स फेज़ करने जा रहे हैं। अगर कॉलम स्टेशनरी फेज़ जो है वो आपका पोलर है और नॉन पोलर आपका सॉल्वेंट है, तो इस तरह से इसकी दो टाइप्स हैं, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। The separation is performed inside the column, or the recent columns are often prepared in the stainless steel housing instead of the glass columns. ये आपको जब हम लैब में जाएंगे तो मैं आपको इसमें वैरायटी ऑफ कॉलम्स जो है वो दिखाएंगे भी, आपको उसको कॉलम्स में पढ़ना और उसको देखना देखेंगे कि इसमें हमारे पास बाकायदा मार्किंग है, इसकी लेंथ भी मार्क होती है, इसकी विड्थ भी मार्क होती है, इसमें जो सिलिका पैक हुआ है उसका जो पार्टिकल साइज़ है वो भी मार्क होता है। इस तरह से इसके जो आपके फ़्लो का रेट, फ़्लो किस तरफ होगा उसका भी एरो लगा हुआ होता है। मींस पूरी स्पेसिफिकेशन एक कॉलम पे लिखी हुई होती है। तो जब हम किसी मेथड को स्टार्ट करने जाते हैं तो हम आइदर कि हमने किस कॉलम पे या किस पे हमने रन करना है उसके लिए हम पहले उस कॉलम की स्पेसिफिकेशन को हम देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास द पैकिंग मटीरियल, अच्छा जी, द रिसेंट कॉलम्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन द स्टेनलेस स्टील। ओके, द पैकिंग मटीरियल जनरली यूज्ड इज अ सिलिका और ए पॉलीमर जेल compared to the calcium carbonate. The eluent used for the liquid chromatography varies from the acidic to the basic solvents. Most column housing is made of the stainless steel since stainless steel is a tolerant towards a large variety of the solvents. इसलिए कि inert है stainless steel, इसलिए उसकी कवरिंग में और इसके अंदर सिलिका या कोई और मटेरियल, उसकी डिटेल आगे। कॉलम चूज़ कैसे करें, कितनी टाइप के कॉलम हैं, ये विजिबल है स्लाइड? थोड़ी थोड़ी विजिबल है क्योंकि ये मैंने मादर से ये भी मैंने क्योंकि नेट से लिया है, स्कैंड है, तो इसलिए इसको जब स्प्रेड किया तो ये कुछ विजिबल थोड़ा रहा, लेकिन मैं इसको रीड करूँगा, मे बी आप लोगों को थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें हमारे पास जो बेसिक स्लाइड जो है वो कॉलम की सिलेक्शन है कि कॉलम की टाइप्स हैं। कॉलम में हमारे पास जो है वो दो तरह के कॉलम होंगे, एक हमारे पास जो है वो रिवर्स फेज़ के और एक नॉर्मल फेज़ का जो कॉलम्स होंगे। उनमें आपके पास जो डिफरेंट हैं, एक न्यूट्रल हैं, मिक्स्ड हैं और आयोनिक हैं रिवर्स फेज़ के। रिमेंबर हमारी जो फार्मास्यूटिकल की जो साइंस है वो ज़्यादा रिवर्स फेज़ में मूव करती है। उसमें वाटर और उसमें जो है पहला ये देख लेंगे कि पोलर जो और जो आपके पास जो है वो अगर स्टेशनरी फेज़ है
तो तब आपका रिवर्स फेज कहलाएगा, और अगर नॉन पोलर अगर आपके पास है तो फिर आपके पास जो ये नॉर्मल कहलाएगा। और पोलर वाले में आपके पास जो दो आगे फर्दर टाइप्स आ जाएंगी, आपके पास ये न्यूट्रल लिखा हुआ है, मिक्स लिखा हुआ है और आयनिक लिखा हुआ है। इसमें मोस्ट कॉमन जो यूज़ हम करते हैं C30, C18, C8, C4, C18 पे बहुत ज़्यादा वर्क होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो इस आपको जो कॉलम्स मिलते हैं C18 पे हैं हमारे जो वर्किंग में। और इस तरह से इसके आगे दो टाइप्स, एक हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के लिए और हाइड्रोफोबिक के लिए। ये स्लाइड में आप लोगों से शेयर कर दूंगा, मे भी आप लोगों को इंशाल्लाह हेल्पफुल भी रहेगी कि हाइड्रोफिलिक कॉलम, यानी अगर कोई कहे कि कॉलम के पे ही अगर फरमाना हो तो फिर डिफरेंट हम ये कह सकते हैं दो तरह के कॉलम, एक जो आपके पास रिवर्स फेज का और एक नॉर्मल फेज के कॉलम। रिवर्स फेज के कॉलम के आगे फर्दर टू टाइप्स, जिसको हम जो है वो 3 टाइप्स में, न्यूट्रल, मिक्स्ड और आयनिक। न्यूट्रल के आगे 2 टाइप्स, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक के आगे एग्जांपल्स, हाइड्रोफोबिक की एग्जांपल, मिक्स की, और ये सारी एग्जांपल्स ये डेफिनेटली जैसे बंदा कॉलम में जाएंगे तो उसको देखेंगे जी। इस तरह की पीक आएगी जी आप लोगों के पास भी। इस पीक को अंडरस्टैंड क्या किया जाए। हमने ड्रग को इंजेक्ट कर दिया इंजेक्टर में, मोबाइल फेस को पहले रन करके पहले हमने उसकी बेसलाइन करेक्ट कर ली। अब हम बिल्कुल रेडी हैं, सॉफ्टवेयर पे हमने इसको अपना मेथड पहले बनाएंगे। मेथड बनाने के बाद हम जैसे इसे रन करेंगे हमें सिस्टम ओके की रिपोर्ट देगा कि जी अब ये सिस्टम ओके है, अब आप सैंपल को इंजेक्ट करें। तो जैसे आप सैंपल को इंजेक्ट करेंगे तो यही सैंपल मूव करेगा कहाँ पर, डिटेक्टर में, और डिटेक्टर से रिकॉर्डर में, और रिकॉर्डर जो है वो इस तरह की पीक देगा। अब ये पीक कह क्या रही है इसकी बात थोड़ी सी करते हैं, फिर हम इसको जल्दी से क्लोज भी करेंगे क्योंकि हमें आगे भी मूव करना है, उस तरफ भी जाना है। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि रेड लाइन जो पीक है जो इसकी सेंटर में है वो पीक विड्थ कहलाती है। अच्छा, इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशंस हम पीक हाइट से कर सकते हैं, पीक विड्थ से कर सकते हैं, पीक की बेस से कर सकते हैं। मोस्टली हमें जो इनकी जो कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो ये है कि हम इसमें ये चाह रहे होते हैं कि हम इसमें इनकी जो डिफरेंट कंसंट्रेशंस को यूज़ करके हम उसके स्टैंडर्ड कर्व बना लें, अननोन सैंपल को मेजर कर लें, डिसोल्यूशन है तो फिर भी अननोन, प्लाज्मा में अगर करना चाह रहे तब भी अननोन, और बाकी केसेस में जो है हमारे पास जो है वो अगर अननोन कंपोजिशन को मेजर कर लें। तो ग्रीन लाइन जो है पीक विड्थ एट 60%, जो रेड वाली थी, यहाँ पे कलर का भी थोड़ा इशू है, जो ग्रीन वाली है वो 60% का है, और जो ब्लू लाइन है जो ये लास्ट बॉटम में बनाई गई है पीक विड्थ एट द बेस लाइन। मैं अगर इसको कर्सर से दिखाऊं तो शायद में भी आप लोग इसको, लेकिन कर्सर तो ये यहाँ अवेलेबल इधर से आ रहा है। यहाँ जी हमारे पास अगर बेस लाइन से बेस लाइन की हम बात करेंगे तो ये भी कैलकुलेशन का पार्ट बन सकता है। विड्थ को अगर देख लेंगे सेंटर से तो विड्थ मीन्स कितने पीक के जो आपस में दोनों पीक में असेंडिंग और डिसेंडिंग में दोनों में कितना डिफरेंस आया है, सेंटर में विड्थ है। और सेम केस में 60% विड्थ को भी देखा जा सकता है। ये हम सीख क्या रहे हैं, पीक आने के बाद अब उस पीक पे हम करेंगे क्या, हम उसका किस तरह से एनालिसिस करेंगे। पहला बहुत कॉमन ये है कि हम इसका पीक एरिया ले रहे होते हैं। पीक एरिया मीन्स एरिया अंडर द कर्व है कि इस एरिया में कितना एरिया आया है, उससे हम सारी एनालिसिस को कर डालते हैं। दूसरा ये कि अगर हम पीक एरिया ना लें तो फिर पीक हाइट है, कितनी हाइट की पीक्स हैं, दूसरा मेथड है। तीसरा ये है कि नहीं, पीक हाइट भी नहीं तो फिर पीक विड्थ है, थिकनेस में कैसी है। तो विड्थ में भी आगे 3 टाइप्स में हम ले गए, एक वो विड्थ है जो सेंटर में और एक उसकी बेस लाइन की विड्थ है। पीक विड्थ और शार्पनेस इज ए इंडिकेशन ऑफ द कॉलम एफिशिएंसी एंड आइडियल पीक इज ए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोई। द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड एविएशन टू रिटेंशन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लो रेट। ये बातें भी आएंगी जब हम परफॉर्मेंस पे जाएंगे। थ्योरेटिकल प्लेट कैलकुलेशंस, अब हमें सबसे पहले ये देखना होता है परफॉर्म करने से पहले कि कॉलम की वर्किंग, कॉलम की एफिशिएंसी कैसी है, क्या कॉलम ऑलरेडी यूज़ हुआ है। हम अमूमन प्रोटोकॉल तो ये होना चाहिए कि हर ड्रग के लिए अलग से कॉलम हो, यानी जो ड्रग्स हों या जो क्लास हो कम से कम उसके लिए अलग से कॉलम हो। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए आपको सेम कॉलम को जब आपको रिपीट करना है तो सेम कॉलम को रिपीट करने के लिए अब आपको ये चेक करना है क्या जो कॉलम है क्या उसकी एफिशिएंसी कैसी है। उसके लिए आप थ्योरेटिकल प्लेट कैलकुलेशंस करते हैं
उसमें ये देख लेते हैं कि उसकी थ्योरेटिकल प्लेट की वैल्यू कैसी है। उसके लिए पहले आप एक सैम्पल रन करके उसकी जो विड्थ आती है, जो पीक आएगी, उस पीक की कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। उसमें आप के कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, और वो के कैलकुलेट करने के बाद आप उसका एक स्टैंडर्ड पे अगर मीट करता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये कॉलम 80% एफिशिएंट है, 70% एफिशिएंट है, 100% एफिशिएंट है, इस पे वर्क किया जाए। तो पीक विड्थ आर द शार्पनेस इज ए इंडिकेशन ऑफ द कॉलम एफिशिएंसी एंड आइडियल पीक इज ए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले बात हो चुकी, इसमें अब जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह इस पर डिटेल से आपको बताऊंगा। आगे जी डी गैसर की बात मैं कर चुका। डी गैसर जो है आप लोगों का बेसिकली सोनिकेशन ही है, और जो ग्रेडियंट्स जो HPLC सिस्टम है उसमें डी गैसर इनबिल्ट है। और डी गैसर का फ़ायदा क्या है, असल में ये स्लाइड देने का पर्पज़ ये था कि डी गैसिंग क्यों कर रहे हैं, यानी ये जो सोनिकेट करना है इस प्रोसेस में हम क्यों जा रहे हैं। इसलिए जा रहे कि हमारे पास जो है व्हेन गैस इज़ प्रेजेंट इन द इल्यूएंट this is detected as a noise and cause an unstable baseline. Degasser uses a special polymer membrane tubing to remove the gas. Numerous very small pores of the surface of the polymer tubes allow the air to go through the while preventing any liquid to go through the pores. तो ये बेसिकली डीगैसर की कुछ प्रॉपर्टीज़, थोड़ी सी बातें और हैं जो कि थोड़े से इसके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, जिसको जल्दी से क्लोज करूँगा क्योंकि आई फील के हमें जल्दी से मूव करके हमें इंस्ट्रूमेंट पे जाना चाहिए, क्योंकि अब हम इसका इंट्रोडक्शन हम काफ़ी ले चुके हैं कि इंस्ट्रूमेंट है क्या और ये क्या कर सकते हैं। कॉलम का हीटर, कॉलम हीटर है जी, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये कॉलम को हम बाकायदा एक चैम्बर में बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। मैं HEJ कराची था एक वर्कशॉप पे, तो वो लोग अपना, वहाँ भी डॉक्टर ताउर रहमान साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे, तो उन्होंने अपना ना स्टार्ट्स के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि हमने जब HPLC इसको HEJ कराची को स्टार्ट किया तो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को, तो हमारे पास फंडिंग के सोर्सेज क्या थे, हम उसे किस तरह से परफॉर्म करते आए। तो कहते हैं कि हमने ना एक ड्रग का मेथड डेवलप करना था HPLC पे। हमारे पास कॉलम ओवन नहीं था स्टार्ट में, जब ये वो मे बी 90s की बात कर रहे हो या उससे भी पहले कि जब ये इस्टेब्लिश हुआ, तो उस वक्त जो है कहते हैं कि कॉलम HPLC था लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोई सोर्स नहीं था। और हमने एक ड्रग का मेथड देखा जिसका जो हमें मेजर करना था 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी ये लाजमी नहीं है कि ये कॉलम हीटर जो है वो हीट ही करे, ये कूलर भी है बेसिकली, ये कूलिंग भी करेगा, मींस लो टेम्परेचर पे भी आप डिटेक्शन कर सकते हैं। तो इसको हमें रिक्वायर्ड क्या था जी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमने वो सोचा कि अब इसका हम क्या कर सकते हैं, तो एक साहब ने मशवरा दिया कि हम फुल डे का टेम्परेचर मेजर करते हैं कराची का, किस वक्त कितना टेम्परेचर है, और हम जो नियर टू 4 वाला टेम्परेचर है हम उस टाइम को नोट कर लेते हैं, उस वक्त HPLC चला लेंगे। तो ये भी एक बड़ा अजीब सा था। अब वो टाइम उन्होंने देखा तो कह रहे कि सुबह 3 या 4 बजे का टाइम था जिस वक्त टेम्परेचर वो था जो हमें रिक्वायर्ड था, लेकिन वो भी रूम का नहीं, बाहर का था। अब कहते हैं हमने उसके लिए ट्रॉली बनाई और उस HPLC को हम ट्रॉली पे ले आते कहाँ पर, ग्राउंड में। जैसे ही टेम्परेचर 4 होता या 4 के करीब होता हम उस पर सैंपल को रन करते। ये कह रहे थे कि हमारा स्टार्ट था HEJ का। तो वो उन्होंने उसके बाद, अब HEJ एक नाम है हमारे पाकिस्तान की, एक आइडेंटिटी बना है। तो ये जी कॉलम ओवन, कॉलम जो है आपका हीट भी करेगा, कूल भी करेगा, यानी ये नहीं है कि सिंपल इसको हीटर पे रख दें। हाँ, बास ड्रग्स का टेम्परेचर आपको चाहिए 30, 40, 60, 70, उस पर आप ड्रग को एनालिसिस करना चाहते हैं तो तब आपको कॉलम ओवन में कॉलम को पैक होना ज़रूरी है। ये सिर्फ कॉलम को ही पैक किया हुआ होता है, बाकी ट्यूबिंग वैसी की वैसी हो रही होती है कॉलम ओवन। तो कॉलम ओवन जनाब, इसमें जो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द repeatable results, it is important to keep consistent temperature conditions. Also for the some analysis such as sugar and organic acid, better resolution can be obtained at evaluated temperature 50 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। खासकर जो शुगर्स हैं या जो हमारे पास ये केमिस्ट ज़्यादा में बता सकेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये सारे ये इस टेम्परेचर पे मेजर करते हैं। एहतियात क्या है जी, ये चेक करना कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। लीकेज होगी सबसे पहले कहाँ से पता लगेगा जी, प्रेशर जो है वो कॉलम का कम हो जाएगा।
अगर ज़्यादा लीकेज होगी तो प्रेशर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ये प्रेशर कहाँ से पता लग रहा होगा? प्रेशर कॉन्टीन्यूसली आप मॉनिटर कर रहे होंगे, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, डेस्कटॉप की स्क्रीन पे देख रहे होंगे। प्रेशर जैसे ही बिल्कुल कम होता चला जाएगा, इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम, मीन्स मोबाइल फेज जो है वो कहाँ से नहीं गुजर रही, पंप से, और उसका अपना डिटेक्टर से गुजर नहीं रही है, जिसकी वजह से इसका कोई जो पंप से नहीं गुजर रहा, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा है या कम हो गया है। चेक क्या किया जाए? चेक करने के लिए, चेक टू मेक श्योर योर ट्यूबिंग इज सीटेड प्रॉपरली। बिल्कुल माइन्यूट से होते हैं इसके नॉब्स भी, और साथ जो इसके लिए आपको फिक्सिंग भी बड़े प्यार से करना होती है। किसी भी किस्म की सख्ती इसके लिए, जितना ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है उतनी ही उसकी नुकसानदेह हो जाती है। इसलिए ट्यूबिंग को देखा जाए, चेक करें कि कंडीशंस ऑफ द नट और द जो उसके जो फ्यूरल्स हैं ये सारे ठीक हैं। समटाइम्स द लीकिंग कनेक्शन हैज़ नथिंग एट ऑल बट टू डू विद द नट एंड द फ्यूरल्स। और नोट क्या है जी, यूजिंग द फिटिंग मेड ऑफ द मटीरियल दैट इज़ इनकम्पैटिबल विद योर मोबाइल फेज इज़ श्योर वे ऑफ द क्रिएटिंग लीक्स। यानी ये लाजमी देख लें कि खासकर कॉलम के ऊपर जो नॉब्स हैं उनको टाइट करना, उसके पीछे ट्यूब्स के अंदर, ये सारी बातें वहाँ पे फिजिकली जब आप देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में। सैंपल इंजेक्ट करने के लिए आपके पास सैंपल लूप होता है। कितने माइक्रोलीटर का लिखा हुआ है? क्यों जी, नहीं नज़र आ रहा? वैसे 20 लिखा हुआ है। 20 ये लूप है। इन दोनों को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 100 माइक्रोलीटर का लगा देंगे तो 100 माइक्रोलीटर ही मोबाइल फेज सिस्टम में मूव करेगी, या सैंपल आपका 100 माइक्रोलीटर ही मूव करेगा जो आप इंजेक्ट करेंगे। चाहे आप इंजेक्टर में 1 ml इंजेक्ट कर दें, लेकिन ये 20 माइक्रोलीटर को ही अंदर लेके जाएगा, क्योंकि मैंने भी आपको इंजेक्टर के बारे में बताया था कि इंजेक्टर में डिफरेंट वेल्व्स हैं। हर वेल्व में का अपना एक फंक्शन है। कुछ डिटेक्टर की तरफ ले जाते हैं, कुछ पंप की तरफ ले जाएंगे, कुछ जो है वो डिस्कार्ड करने की तरफ ले जाएंगे। तो द सैंपल लूप इज़ नॉट ओनली यूज टू होल्ड अ सैंपल ड्यूरिंग द इंजेक्शन cycle, it is also used to control the volume that is injected. As such, it must be selected with the care. Having the wrong size sample loop installed on a system is an error that is more common than we would think. If you example, you have 20 microliter loop on the system and you are injecting 30 microliter, then you are sadly mistaken. हम तो बादशाह लोग हैं, जब हम कर रहे होते हैं तो हम क्या 1 ml क्या 2 ml, बास तो ऐसे हैं जो कि 3 ml इतनी बड़ी सिरिंज जितनी भर ली, लगा दिया, जाना तो 20 माइक्रोलीटर ही है इसके अंदर, लेकिन हम अपने सैंपल को डिस्कार्ड कर रहे होते हैं। तो हमें 20 माइक्रोलीटर अगर लूप है तो 20 माइक्रोलीटर का ही इंजेक्शन उसको देना चाहिए। हाँ, जब हम मेथड वैलिडेट कर रहे होते हैं वहाँ पर हम इंजेक्शन की परसेंटेज को चेंज करके भी देखते हैं। 20 माइक्रोलीटर का लूप लगा हुआ है, 10 माइक्रोलीटर लगा के देखते हैं, 20 माइक्रोलीटर लगा के देखते हैं कि 10 और 20 से क्या पीक में कोई फ़र्क आया है, ये वैलिडेशन में जाके कर सकेंगे। ये कुछ लोड वॉल्यूम को कैसे लोड किया जाता है, इंजेक्टर को थोड़ा रोटेट करके उसके बाद वॉल्यूम को इंजेक्ट किया जाता। फॉर अ पार्शियल फिल यूज नो मोर देन 50% ऑफ द लूप वॉल्यूम, द सैंपल लिक्विड टेंड्स टू एक्सपेंड एंड द फिल द लूप completely. To completely fill the sample loop, use at least 200% of the loop volume. इंजेक्टर का कैसे पता लगे कि इंजेक्टर ही ख़राब हो चुका है, यानी वो इंजेक्शन जिस पे लगा ही ना हो, साल बिल्कुल ड्राई हुआ। ये मैं आपको जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है कि 1 साल लग गया, 100 इंजेक्शन ही लगाया ही नहीं HPLC में इंजेक्शन। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल इस बात के गवाह रहें कि ऐसा है कि मशीन मौजूद है हमारे पास। इस वक्त 5 HPLC हैं जी, 5 इसी फैकल्टी में हमारे पास 5 HPLCs हैं, और 5 में से मैं गारंटी से कहता हूँ कि इस पूरे 2021 में भी हमने 20 या 30 सैंपल्स इंजेक्ट किए होंगे इन 5 में, कहीं पे कभी लगा दिए, कहीं इस तरह। तो कैसे पता लगेगा कि जनाब कि ये जो इंजेक्टर है क्लॉग हो गया? ऐसे इसका पता लगेगा कि पीक्स बिकम स्मॉलर और डिसअपीयर ऑल टुगेदर इन सीक्वेंशियल रन। एक ही सीक्वेंस में अगर आप रन लगाते जाएंगे, पहले पीक आएगी, फिर थोड़ी छोटी पीक, फिर छोटी, फिर ख़त्म। तो वजह क्या है कि जो इंजेक्टर है वो ब्लॉक हो चुका है। अब उसकी वॉशिंग रिक्वायर्ड है या उसको क्लीन करना रिक्वायर्ड है,
वो एक अलग चैप्टर है जिस पे कभी मौका मिला ज़रूर बात करेंगे। HPLC मोड्स दो तरह के हैं, नॉर्मल फेज़ और रिवर्स फेज़। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, मे बी लास्ट है इसलिए फोकस रहिए। आखिरी 3 और 4 स्लाइड्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए, क्योंकि अब हम आ गए हैं कैसे चूज़ करें मोबाइल फेज़ को, कौन सा लें कॉलम और फिर किस तरह से रन कराएं, ये एक टेक्निकल रहेगा। तो दो तरह के फेजेस हो गई, एक नॉर्मल फेज़ है और एक रिवर्स फेज़ है। जो नॉर्मल फेज़ है उसमें पोलर स्टेशनरी फेज़ होती है, और यानी स्टेशनरी फेज़ मीन्स कॉलम, रिमेंबर कॉलम जिस मटेरियल से बना हुआ है वो पोलर है, और जो सॉल्वेंट है ये मोबाइल फेज़ है वो नॉन पोलर मूव कर रहा है, ये नॉर्मल फेज़ है। रिवर्स फेज़ में स्टेशनरी फेज़ आपकी नॉन पोलर है और जो मोबाइल फेज़ है सॉल्वेंट है वो आपका पोलर है। इसको मैंने आगे और मज़ीद इसको क्लियर किया। स्टेशनरी फेज़ में पोलर यानी सिलिका जेल अगर यूज़ होगी तो ये नॉर्मल है, और अगर आप C18 यूज़ करेंगे, रिमेंबर मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास रिवर्स फेज़ में ज़्यादा वर्क होता है, C18 पे हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। मोबाइल फेज़ में नॉन पोलर है जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं और पोलर में एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। सैंपल की मूवमेंट जो है वो नॉन पोलर जो है फास्ट मूव करते हैं, पोलर स्लो मूव करते हैं, और इसमें रिवर्स फेज़ में जो पोलर हैं वो फास्ट मूव करते हैं और नॉन पोलर जो है वो स्लो मूव करते हैं। सेपरेशन जो उनकी डिटेक्शन में है डिफरेंट पोलैरिटीज़ और डिफरेंट हाइड्रोकार्बन कंटेंट पे होती है, ये HPLC के डिफरेंट मोड्स। नॉर्मल फेज़ को देखते हैं जी कैसे मूव हो रहा होता है, इसके डायग्राम पे ज़रा गौर करेंगे। हमारे पास जो स्टेशनरी फेज़ है वो क्या है, पोलर, और जो उसके ऊपर मोबाइल फेज़ मूव कर रही है वो है नॉन पोलर। तो द मेथड separates and analyses on the basis of polarity. Non-polar HPLC uses polar stationary phase and non-polar mobile phase. Therefore, the stationary phase is usually silica, and typical mobile phase are hexane, methylene chloride, chloroform, diethyl ether, and mixture of these. Normal phase की हम बात कर रहे हैं जी। polar samples are thus retained on the polar surface of the column, packing longer than less polar materials. रिवर्स फेज, अक्सर कॉलम को जब आप देखेंगे RPC18 लिखा होगा, रिवर्स फेज C18 कॉलम मीन्स ये रिवर्स फेज में यूज़ होगा। इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो नॉन पोलर होगी, और जो इसके ऊपर मोबाइल फेज को रन करेंगे वो पोलर होगा। और कंपोजिशन क्या रही, stationary phase is non-polar means hydrophobic in nature, while the mobile phase is a polar liquid such as mixture of water and methanol and acetonitrile. आज हम इसी की ही बात करने जा रहे हैं। हम रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी की ही एग्जांपल को देखेंगे जो हम मेटफॉर्मिन पर सैंपल्स को इंजेक्ट करेंगे। It works on the principle of hydrophobic interactions. Hence, the more non-polar the material is, the longer it will be retained. अगर ये ज़्यादा नॉन-पोलर मटीरियल होगा ये बहुत देर बाद पीक देगा, इसका रिटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर ये कम पोलर होगा, ये कम नॉन पोलर होगा, तो ये जल्दी से जो है वो अपनी पीक इसकी हमें जल्दी मिल जाएगी। इट मीन्स हमें यहाँ पे कंपोजिशन में डिसाइड करना होगा। एक और टाइप है जी आयन एक्सचेंज, मेरा ख्याल है इसको मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर लेता हूँ। एक और टाइप है साइज एक्सक्लूजन HPLC। एग्जाम्पल्स ऑफ HPLC इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है, मेरा ख्याल ये शायद हमारी लास्ट स्लाइड है इस सेशन की। इसमें कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगी किस काम के लिए, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी को। आप लोग कहते हैं ना जी इंडस्ट्री गए वहाँ HPLC रखा हुआ था, वो क्या कर रहे हैं HPLC पे, वो जनाब कर रहे हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। मेरा ख्याल है मुझे इस पे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, बीइंग फार्मासिस्ट हम लोग सारे जानते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी क्या है। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड ऑफ सब्सटेंस डिसोल्यूशन में, स्टेबिलिटी स्टडीज़ में, डिस्कवरी मीन्स रिसर्च में, प्लांट्स एक्सट्रैक्शन पे, किसी नए मॉलिक्यूल की डिटेक्शन पे, वहाँ पर हमें प्योरिटी एंड कंसंट्रेशन पे के लिए यूज़ करते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल को आपने दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ा, एक पॉलीमर को एक मोनोमर से, या दो पॉलीमर्स को, अब उसको आपने ये चेक करना कि क्या वाकई नया पॉलीमर बना, आपने उसे HPLC में इंजेक्ट किया, उसकी सिंपल की पीक्स और जो मॉडिफाइड की पीक्स को कंपेयर करके आप
स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन, डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, जी हाँ, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज, उसमें मेटाबोलाइट्स मॉनिटरिंग, हाफ लाइफ इन द बॉडी। इस सेशन में हमने जो चीज़ सीखी है, हमने इंस्ट्रूमेंट को मैंने ट्राई किया है कि मुकम्मल तौर पे आपको इसकी डिटेल दे दी जाए, और उस इंस्ट्रूमेंट को हमने जो है वो इसमें हमने जो डिटेल में हमने इसकी कुछ पार्ट्स को पढ़ा है और उसके साथ होंगे